नमस्कार। आज का हमारा विषय होगा आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। अर्थात आदिकालीन साहित्य या हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी सम्मत से 1375 ईस्वी सम्मत तक मानी जाती है। उस साहित्य में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रधान रही या साहित्य का वर्गीकरण किस रूप में किया गया, उसका अध्ययन करेंगे। आदिकालीन साहित्य जो सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य इन 6 भागों में विभक्त है, इन सभी की क्या विशेषताएं रहीं, उनका अध्ययन आज का हमारा विषय होगा। जब हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में काल विभाजन के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने ये देखा था कि कुछ विद्वान आदिकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से मानते हैं तथा कुछ विद्वान 10वीं शताब्दी से मानते हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी या 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मानते हैं। अर्थात 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जो आदिकालीन साहित्य है, वह साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया, जो हमारे हिंदी साहित्य की पूर्व परंपरा के रूप में या हिंदी साहित्य के पूर्व के रूप में अत्यधिक उपयोगी है। अतः उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। अतः आज जो आदिकालीन साहित्य वर्गीकृत है, उस 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो साहित्य रचा गया, उसका वर्गीकरण किन रूपों में किया गया, उसका हम अध्ययन करेंगे। आदिकालीन में मुख्य रूप से 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। एक साहित्य जो धर्म के आश्रय में रहकर लिखा गया या जो धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया, जैसे सिद्ध, जैन, नाथ। वह साहित्य धर्म का आश्रय में रहा, धर्म के आश्रय में रहा। मठों, मंदिरों आदि में उनकी सुरक्षा की गई, उनके ग्रंथ संरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त दूसरा साहित्य राजाश्रित साहित्य रहा, जो राजा महाराजाओं के दरबारों में तथा दरबारी संस्कृति के राजा महाराजाओं के शौर्य का वर्णन करते हुए जो साहित्य रचा गया, वह राजाश्रय साहित्य कहलाता है। जैसे रासो साहित्य इसी साहित्य के अंतर्गत आता है। तीसरा साहित्य आता है लौकिक या गद्य साहित्य, जिसका उद्देश्य ना तो धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना ही राज प्रशस्ति करना था। वे जन समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ था तथा जन समाज की भावनाओं के मनोनुकूल ही उन्होंने साहित्य रचा। जैसे विद्यापति, संदेश रासक, ढोला मारूरा दूहा आदि विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, जो इसी प्रकार के लौकिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अतः उसी साहित्य का किस रूप में साहित्य रचा गया या उन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य साहित्य। ये 6 प्रकार का साहित्य जो कि आदिकालीन साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें सबसे पहले आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो कि जिसकी संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें स्वरप्पा, लुइपा, कणप्पा आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं ये रही कि सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना का उल्लेख मिलता है तथा इसके अतिरिक्त इन्होंने जो वज्रयान, महायान, सहजयान आदि में जो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, उनकी सभी की शब्दावली भिन्न होने पर भी प्रवृत्तियाँ या साधना पद्धति एक समान है, क्योंकि ये शिव शक्ति के युगल उपासक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धों ने योग साधना पर बल दिया है तथा मानना है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यही इनकी अपनी देन मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य में ब्राह्मण और वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से खंडन किया है। सिद्धों ने वाग्मार्ग का उपदेश, उलटबासियों का प्रयोग, प्रतीक प्रयोग, सूरा सुंदरी आदि के प्रयोग का विभिन्न रूपों में बल दिया है। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य की एक प्रमुख ये विशेषता भी मानी गई है कि सिद्धों ने सर्वप्रथम दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग किया था तथा सांध्य भाषा उसी का प्रयोग सिद्धों का योगदान, उसी भाषा का प्रयोग सिद्धों के द्वारा किया गया था। अब हम सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखकर
सिद्ध साहित्य का हिंदी के प्रवृत्ति साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा वह देखते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख विशेषता यही आती है कि सिद्ध साहित्य से ही पुरानी धार्मिक परंपरा का ज्ञान होता है। सिद्धों ने जिस सांध्य भाषा का प्रयोग किया वह बाद में कबीर की वाणी के रूप में प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त सिद्धों का दोहा चौपाई छंद हमें तुलसीदास जी और जायसी के काव्य में भी प्रकट होता हुआ दिखाई देता है तथा कुंडलिनी जागरण, प्रतीक, नाड़ी साधना आदि जो संतों के काव्य में आया है वह संतों ने सिद्धों से ही सीखा था। इसके पश्चात आदिकाल में जो साहित्य रचा गया वह साहित्य था जैन साहित्य, जिसके प्रमुख कवि देवसेन, शालिभद्र सूरि, आसगु आदि महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं तथा इनकी जैन में प्रमुख रचनाएं जैन भाषा की या जैन धार्मिक ग्रंथ की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जैन कवियों की या जैन साहित्य की जो प्रमुख विशेषता रही उनमें प्रमुख यही थी कि जैन कवियों ने नाट्य, नृत्य, गीत का समावेश करके जो रास काव्य लिखा वह रासों से भिन्न था तथा उसमें नाट्य, नृत्य, गीत आदि सभी चीज़ों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जैन कवियों ने पौराणिक पात्रों को जैन आदर्शों में ढालकर प्रस्तुत करने के साथ श्रृंगार, वीर तथा शांत रस की त्रिवेणी प्रवाहित की है, जो कि जैन साहित्य की एक मुख्य विशेषता। इसके अतिरिक्त जैन कवियों ने लोक भाषा को साहित्यिक रूप भी प्रदान किया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जैन कवियों की रचनाएं चरित काव्य के रूप में प्राप्त हुई। उसका पूर्ण प्रभाव हमें भक्तिकालीन साहित्य पर दिखाई देता है। प्रकृति वर्णन फागु काव्य की विशेषता रही है, जो हमें आधुनिक काल तक या आधुनिक काल में जो मानवीकरण दिखाई देता है उस पर जैन साहित्य का पूर्ण प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त गीति नाट्य परंपरा जैनियों की ही देन है तथा जन भाषा में काव्य रचना की प्रेरणा जैन कवि ही देते हैं। उसके पश्चात आदिकालीन साहित्य की जो अगली काव्य धारा है या अगला वर्गीकरण है वह है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य सिद्धों से ही उत्पन्न माना जाता है। सिद्धों के वाम मार्ग एवं भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप ही नाथ संप्रदाय का विकास हुआ था। स्वयं गोरखनाथ भी सिद्धों में गोरक्षपा के नाम से विख्यात थे तथा साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें गोरखनाथ का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यह माना गया है या इस हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो नाथ संप्रदाय के साहित्य की विशेषताएं हैं उसमें ईश्वरवाद की स्वीकृति पर पूर्ण रूप से बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त नाथ संप्रदाय मन और शरीर की शुद्धि से अर्थात हठ योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति पर बल देता है तथा संयम और सदाचार पर इन्होंने पूर्ण रूप से बल दिया है। इंद्रिय निग्रह, गुरु कृपा, नाड़ी साधना, शून्य समाधि जैसी क्रियाओं पर बल दिया गया है या प्रचार प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त शैव मत का अनुकरण भी नाथों ने किया है। हठ योग साधना पर भी इन्होंने पूर्ण रूप से बल दिया है। नाथ साहित्य का जो प्रभाव प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर दिखाई देता है वह ये है कि साखी, सबद, रमैनी की जो सद्दुकड़ी भाषा कबीर की रही है वह संतों ने या कबीर ने सिद्धों से ही प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त तीर्थाटन, बाह्य आडंबर, आंतरिक साधना, कर्म कांड का विरोध जैसी धारणाएं प्रवृत्ति काल में भी प्रभावित रही हैं। इसके अतिरिक्त संतों के काव्य में जो उलटवासियाँ, रूपक, प्रतीक, रहस्य आदि आए हैं वो सब नाथों की ही मौलिक देन है, जो संत साहित्य से होते हुए महादेवी वर्मा और रविंद्रनाथ के साहित्य में भी प्रभावित किया है या उनके साहित्य में भी हमें यह दिखाई देते हैं। उसके पश्चात आदिकालीन साहित्य का जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है या जो महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया वह था रासो काव्य या रासो साहित्य। रासों से संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो रासो साहित्य के विशेषताएं क्या रही या रासो साहित्य किस रूप में आदिकालीन साहित्य को प्रभावित करता है, इसका हम अलग से भी अध्ययन करेंगे। परंतु जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं रासो साहित्य की, उसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि यह काव्य राजाश्रय में रहकर लिखा गया है तथा राजाश्रय में रहकर भी इन्होंने जीवन का बखूबी वर्णन किया है। क्योंकि कलम और तलवार के धनी यह कवि वस्तु वर्णन एवं परिवेश अंकन में
दोनों ही चीज़ों में सिद्धहस्त थे। रासो काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में लिखा गया तथा अध्यायों को समय नाम देकर काव्य का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त इस युग की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध तथा इतिहास विरुद्ध मानी जाती हैं। प्रमुख रासो काव्य में बिसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि कई रासो ग्रंथ हमें आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त रासो कव्य या रासो काव्य जिन्होंने प्रवृत्ति हिंदी साहित्य को प्रभावित किया वह यह था कि रासो कवियों ने जिस आलंबन उद्दीपन के रूप में प्रकृति का जो वर्णन किया है वह कई शताब्दियों तक हिंदी साहित्य में चलता रहा है। राजाओं के युद्ध वर्णन आदि का वर्णन या सौंदर्य वर्णन में अतिशयोक्ति का जो प्रयोग किया गया उसका सर्वाधिक प्रभाव हमें ऋतुकालीन साहित्य पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त इस युग में या रासो साहित्य में मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ जो बाद में प्रौढ़ रूप लेकर भक्तिकाल, ऋतुकाल व आधुनिक काल में साहित्य में आया है। इसके अतिरिक्त आदिकाल में गद्य साहित्य भी रचा गया। यद्यपि वह प्रचुर मात्रा में नहीं था, फिर भी गद्य साहित्य जिस रूप में लिखा गया वह राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर के रूप में लिखा गया है। इस गद्य साहित्य की विशेषता यही रही है कि इसमें श्रृंगार रस का प्रमुखता से प्रयोग किया गया। जन भाषा का इसमें कवियों ने प्रयोग किया है। इस गद्य साहित्य में जिस कल्पना का प्रयोग किया गया वह कल्पना पूर्ण रूप से मौलिक तथा बाद के कवियों के लिए प्रेरक पूर्ण थी। इसके अतिरिक्त नायिकाओं के नखशिख का वर्णन, प्रेम, श्रृंगार, नीति तथा वीरता का वर्णन गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। उसके पश्चात आदिकालीन साहित्य में रासों के पश्चात और जो महत्वपूर्ण काव्य रचा गया वह काव्य है लौकिक साहित्य, या उसका वर्गीकरण हम लौकिक साहित्य के रूप में करते हैं, जिसके प्रमुख रचनाओं में ढोला मारूरा दूहा, जयचंद्र प्रकाश एवं जयमत जस चंद्रिका की रचनाएं, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली आदि रचनाएं महत्वपूर्ण आती है जो आदिकालीन साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस लौकिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं ये रही कि इसमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया वह आदिकाल का सौष्ठवपूर्ण साहित्य था। इसमें भावाभिव्यक्ति के लिए इन कवियों ने जन भाषा के निकट काव्य लिखा। लौकिक साहित्य के लिए कवियों ने मौलिक कल्पना का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त खुसरो ने जो आध्यात्मिक गज़लें लिखी हैं वह बाद में सूफी कवियों को भी प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति द्वारा वर्णित नायिका के नखशिख का प्रवृत्ति कवियों ने भरपूर प्रयोग किया था। लौकिक साहित्य से ही प्रेरणा लेकर सूफी कवियों ने भी लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में या संपूर्ण आदिकाल में जो साहित्य रचा गया, जो धर्म से प्रभावित होकर रचा गया, राजाश्रय में रचा गया या फिर लौकिक साहित्य के रूप में रचा गया, उसमें सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक तथा गद्य साहित्य अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं।